अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे चार्ट्स होंगे और हम लोग चार्ट्स के अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि शुरू में हम 2-3 मिनट कुछ ऐसी थ्योरेटिकल बातें करते हैं जिनको अलग से किया जाए तो वो बोरिंग होती हैं। तो हम लोग उनको एज ए टिप और एज ए स्मॉल नॉलेज बेस स्मॉल इंफॉर्मेशन पैकेट्स हम शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का पावर प्लेटफॉर्म, ये क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस प्लेटफॉर्म है। ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। लेकिन इसी तरह से इन्होंने कोडिंग के हवाले से या जो ऑटोमेशन है उसके हवाले से एक सेपरेट एक पैकेज अनाउंस किया है, पैकेज बनाया है जिसमें अपडेट्स भी होती रहती हैं, जिसे हम पावर प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब ये जो पावर प्लेटफॉर्म है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने मैंने प्लॉट की हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र आएंगी, जो आपने प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी करनी है। इसमें से कुछ हम अपने इस कोर्स में भी इस्तेमाल करेंगे। तो पावर प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये बेसिकली लो कोड प्लेटफॉर्म्स है। लो कोड का मतलब ये है कि जिसमें कोडिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, या इसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि जिसके ऊपर बिल्कुल भी कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे अभी तक हम लोगों ने चीज़ें जो सीखी है उसमें हमें कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ी, आगे कुछ करनी पड़ेगी। आज भी हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑटोमेशन के हवाले से और आईटी में जो नई चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से हमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल पावर बीआई अभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। इसमें आपने ग्राफ्स बनाना, चार्ट्स बनाना, विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा समझा है। एंड दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी इसमें बहुत कुछ है जो इंशाल्लाह हम भी कवर करेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें किस तरीके से हम डाटा को कैप्चर करते हैं और ख़ास तौर पे डाटा को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। देन पावर एप्स है। ये ऐप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप्स कौन सी होती हैं? ऐप्स जो होती हैं जो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ऐप्स बनाई जाती हैं। छोटी छोटी बिजनेस ऐप्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स को मैनेज करने के लिए एक ऐप है। POS, पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस के को एक ऐप के थ्रू मैनेज किया जाता है जो आपके ऑन द स्पॉट सेल्स, परचेज और इस तरह की चीज़ों को हैंडल करते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पावर ऐप से आप बना सकते हैं विदाउट टू मच एंटरिंग इनटू द कोड, यानी कि बहुत ज़्यादा कोड आपको करने की ज़रूरत नहीं। पावर ऑटोमेट ये प्रोसेस ऑटोमेशन का है। इसमें हम बहुत सारे चैट बोर्ड्स बना लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे काम जो कि रेपिटेटिव नेचर के होते हैं, डेली बेसिस पे हर 10 मिनट के बाद रिपोर्ट बनानी है, हर 15 मिनट के बाद वेबसाइट से डाटा कैप्चर करना है, इस तरह की चीज़ें पावर ऑटोमेट में आती हैं। इसी तरह से पावर पेजेस हैं जो आपको डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस बनाने में हेल्प करती। और भी इसके अलावा बहुत सारी इसकी जो पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो हम लोग देखते हैं। लेकिन ये 4 चीज़ें हैं जो आपको लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए। इन सब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर आप नेट पे सर्च कीजिएगा और आप देखिएगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। हम वापस आते हैं अपनी पावर बीआई की फ़ाइल के ऊपर जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो पावर बीआई डेस्कटॉप मैंने रन किया है और इसके अंदर हम जो फाइल यूज़ कर रहे थे वो ये वाली थी, डाटा 1। और बेसिकली हम इसमें चार्ट्स की डिस्कशन कर रहे थे कि चार्ट्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। आज हम एक और चीज़ करेंगे। हम देखेंगे कि यार ये जो चार्ट्स हमने बनाए हैं या ये जो डाटा हमने कैप्चर किया है इसके अंदर मज़ीद डाटा या मज़ीद सोर्सेज किस तरह से ऐड किए जा सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें करने से पहले आपको याद होगा कि हम कुछ चार्ट्स बना रहे थे तो हमें लग रहा था कि यार अभी हमारे पास क्योंकि डाटा उस तरह से नहीं है, डाटा उतना ज़्यादा सेग्रीगेटेड नहीं है, तो मैंने डाटा को थोड़ा सा शफल करके एक डाटा शीट नंबर 2 बनाई है। वो आप लोगों को शेयर्ड फोल्डर में मिल जाएगी। अब हम वो इंपोर्ट करेंगे। एक ऑलरेडी हमारी जो फाइल होती है पावर बीआई की उसके अंदर अगर हम मज़ीद डाटा इंपोर्ट करना चाहें तो हम वो डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। देखें उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होम की टैब में आएंगे। होम की टैब के अंदर हमारे पास है जनाब यहाँ पे डाटा का ग्रुप है। अगर आप ये देखें, ये आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी और एक ये लाइन नज़र आ रही है। इस लाइन के अंदर अंदर जो भी फीचर्स हैं ये सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनको ग्रुप्स कहते हैं। ओके, ग्रुप का नाम उसके नीचे फुटर में लिखा होता है। ये डाटा का ग्रुप है, ये क्यूरीज का ग्रुप है, ये इंसर्ट का ग्रुप है, ये कैलकुलेशंस का ग्रुप है, ये सेंसिटिविटी का ग्रुप है, शेयर का ग्रुप है, को पायलट का ग्रुप है। यानी कि बेसिकली ये कुछ ग्रुप्स हैं। तो डाटा के ग्रुप में अगर हम जाएं, होम की टैब में डाटा के ग्रुप में जाएं तो हमें यहाँ से गेट डाटा नज़र आता है। गेट डाटा के ऊपर एक्सेल, पावर बीआई और डाटा फ्लो, डाटा वर्स, एसक्यूएल सर्वर्स, एनालिसिस सर्वर, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से डाटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें से जो हमारे लिए रेलिवेंट होंगी हम देखेंगे। मोस्टली हर चीज़ जो है वो उसका प्रोटोकॉल एक ही है कि आप यहाँ से उसको सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, उसको प्लग करेंगे और उसके बाद वो डाटा आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्सेल की फाइल से डाटा इंपोर्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पे सामने भी नजर आएगा, एक्सेल वर्कबुक।
आप एक्सेल वर्कबुक के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको कहेगा जनाब डाटा, तो ये जनाब डाटा है हमारे पास फाइल नंबर 2 कंप्यूटर सेल्स डाटा एडिटेड। ठीक है जी, तो मैंने उसी फाइल में जो हमारी कंप्यूटर सेल्स डाटा अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को मैंने थोड़ा सा चेंज किया और यहाँ से हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ या डबल क्लिक करेंगे हम, तो ये फाइल जो है ये कनेक्शन इसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा, ये वही नेविगेटर आ गया जो हमने पहले दिन भी यूज़ किया था जब हम लोगों ने डाटा इंपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको नज़र आएगी, यहाँ पे अब दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है सेल्स अंडरस्कोर टेबल और इसके साथ एक डिफरेंट आइकॉन बना हुआ है। ये एक टेबल फॉर्मेट है जो एक्सेल के अंदर हम टेबल फॉर्मेट बनाया करते थे। और दूसरा है जी शीट, ये वैसे ही है जैसे पहले एक्सेल की शीट आती थी। तो अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊं तो ये फाइल आपको ऐसे नज़र आएगी। अगर मैं इस फाइल को, एक्सेल की फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें दो चीज़ें, एक तो शीट एक ही है, तो दो चीज़ें वहाँ पे क्यों नज़र आ रही हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस डाटा के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने इनिशियली कुछ 4-5 रोज़ इंसर्ट कर दिए, हम इन रोज़ को हैंडल करना सीखेंगे। एन और ओ नंबर कॉलम्स हैं जो खाली हैं, इनको हैंडल करना सीखेंगे, क्योंकि अक्सर औकात जब हम लोग कहीं से डाटा इंपोर्ट करते हैं, कहीं से डाटा लिंक करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट से डाटा लिंक किया, तो वो डाटा जो है उसमें खाली रोज़, खाली कॉलम्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो हमें डाटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, डाटा को ठीक करना पड़ता है। या दूसरा, अगर आप इसमें देखें तो ये एक टेबल फॉर्मेट भी है। जब हम लोग एक्सेल के अंदर टेबल को सेलेक्ट करके होम की टैब में जाते हैं और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट एज ए टेबल, तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, इसको एक्सेल जो है वो एक टेबल के तौर पे भी ट्रीट कर लेते हैं। आपको पता है एक्सेल के अंदर आप टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारा इस वक्त डाटा है। अब इसमें देखिएगा एक्सेल का टेबल है, जब हम टेबल के ऊपर कहीं पे क्लिक करते हैं तो टेबल डिज़ाइन के नाम से एक टैब नज़र आ जाती है। इस टैब में जाएँ तो आपको इस टेबल का नाम नज़र आएगा सेल्स अंडरस्कोर टेबल। इस डाटा का नाम है सेल्स टेबल। और अगर हम देखें तो इस पूरी शीट का नाम जो है वो क्या है, पूरी शीट का नाम है शीट 1। सही है। अब पावर बीआई ने क्या किया है, उसने ये शीट भी लोड कर ली है शीट 1 के नाम से और टेबल भी लोड कर लिया, लेकिन इनके लोगो फ़र्क हैं। ये टेबल है, ये शीट है। अच्छा, एक शीट के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स होंगे तो वो सारे टेबल्स अलग अलग करके भी दिखा रहा होगा। अब फर्ज करें कि मैं यहाँ से टेबल को टिक करता हूँ तो उसका प्रीव्यू आ जाएगा। टेबल के अंदर सेल्स का टेबल है, इंडेक्स, डेट, यूनिट सोल्ड, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल प्राइसेस, ये सारी चीज़ें जो आई इसी तरह से हमें नज़र आ रही हैं। दो कॉलम खाली हैं, जो सेल खाली है उसमें नल लिखा हुआ नज़र आता है। ये याद रखिएगा कि जब सेल खाली हो तो उसमें नल लिखा हुआ नज़र आएगा। ओके, अगर मैं शीट पे क्लिक करता हूँ तो फिर भी डाटा तो वही आएगा, लेकिन इसके शुरू के कुछ रोज़ जो हैं वो खाली हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि ऊपर कॉलम्स लिखे हुए आ रहे हैं, वरना अगर मैं सेल्स टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर जो है वो हेडर के अंदर एग्जैक्ट वो वाले हेडर्स लिखे हुए आ रहे हैं जो मुझे चाहिए। अगर मैं शीट को एज इट इज़ इम्पोर्ट कर दूंगा तो ये जो शीट है ना, ये मेरे लिए परेशानी का बायस बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसी को क्लिक करता हूँ और इसे लोड कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको लोड कर लेता हूँ। लोड करने के अलावा एक और बटन होता है जी, ट्रांसफॉर्म डाटा। ये याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्म डाटा से क्या मुराद है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ से भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको शीट लोड करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, फिर वहाँ से भी हम ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, ये ट्रांसफॉर्म डाटा का बटन इस वक्त होम की टैब में भी आ रहा है। तो बहरहाल मैं यहाँ से लोड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस डाटा शीट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्या होगी। ठीक है जी, लोड कर रहा है शीट 1 और उसके साथ क्योंकि उसने खुद ही ऑटोमेटिकली ब्रैकेट में 2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि पहले ही हमारे पास एक शीट 1 के नाम से एक और डाटा आ रहा था। अब ज़रा देखिएगा, ये शीट 1 के 2 और इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कॉलम्स लिखे हुए नज़र आते हैं। ये क्या प्रॉब्लम होगी? डाटा तो मेरे पास उसमें रोज़ थी, कॉलम्स थे। तो मुझे क्या करना होगा, इस डाटा को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं जनाब इसको क्लिक करता हूँ, होम पे जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करता हूँ। तो जनाब ट्रांसफॉर्म डाटा आ गया। ट्रांसफॉर्म डाटा में हमने इधर सबसे पहले जाना है शीट नंबर 1 ब्रैकेट 2 के अंदर। तो हमारे पास ये वो सारा का सारा डाटा उसी तरह से नज़र आ रहा है जैसे हमारे पास वो लोड हुआ था। अब इस डाटा के अंदर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या है, बेसिकली हमने वहाँ से शीट से डाटा उठा लिया है, अब ये हमारे वर्क फ्रेम में आ गया है और इस वक्त हमारे पास जो व्यू ओपन है इसे हम पावर क्यूरी व्यू कहते हैं। पावर क्यूरी व्यू जो है, जो हमारा डाटा आ रहा है उस डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वो हम देखते हैं वो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ये शुरू की 4 रोज़ जो हैं, 4 जो रोज़ हैं ये डिलीट कर दी जाएँ। ठीक है जी, शुरू की 4 रोज़ हैं ये डिलीट कर दी जाएँ ताकि मेरा डाटा जो है वो इंडेक्स डाटा यूनिट सोल्ड ये हमारी फर्स्ट रो बन जाए। तो इसे मैं कह सकता हूँ रिमूव द रोज़। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है रिमूव टॉप रो, रिमूव बॉटम रो, रिमूव अल्टरनेटिव रो, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैक या रिमूव एरर्स। ठीक है जी, ये ऑप्शंस भी हो सकती हैं। ये मैं खाली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, रिमूव टॉप रोज़ पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि भाई बताओ टॉप की कितनी रोज़ रिमूव करनी है। आई वुड से टॉप की 4 रोज़ रिमूव कर दो।
तो जैसे ही मैं ओके करूँगा, आपने इधर भी देखना है, ये अप्लाइड स्टेप्स के अंदर भी एक चेंज होगा, आपने इसको भी ज़रा ऑब्जर्व करना है। मैंने ओके किया तो अप्लाइड स्टेप्स के अंदर आ गया कि टॉप रोज़ जो है वो रिमूव हुई हैं। कितनी रोज़ रिमूव हुई हैं जी, टोटल टेबल की 4 टॉप रोज़ रिमूव हो गई हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ऊपर अभी भी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ रहा है। अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट रो जो है उसके अंदर हेडर्स मौजूद हैं। तो मैं इसके साथ ही एक ऑप्शन बड़ी मज़े की होती है, ये वाली, अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो लिखा हुआ है यूज्ड फर्स्ट रो एज हेडर। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरी जो हेडर्स हैं वो फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट रो जो है वो हेडर में कन्वर्ट हो जाएगी। इंडेक्स, डेट, यूनिट सोल्ड, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यहाँ पे एक और लाइन आइटम नज़र आ गई। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेटिंग होती है। यहाँ पे सिस्टम हर स्टेप के पहले और बाद की चीज़ को जो है ना वो भी सेव रखता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि टॉप रो को रिमूव करने पर जो है ना वो मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा था, ऐसा था। टाइप चेंज करने से पहले देखें मेरे पास, मैं जिस भी यहाँ पे स्टेप से पे क्लिक करूँगा उस स्टेप से पहले वाला जो स्टेट थी डाटा की वो मुझे नज़र आएगी। ठीक है जी। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक के अंदर कुछ कुछ काम करता जा रहा हूँ और मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर ली। अब डाटा को देखते हैं तो डाटा के अंदर मेरा इंडेक्स, डाटा, यूनिट सोल्ड, सेल्स वगैरह जो है ये सारी उसके हेडर में आ गई हैं। अब आगे चल के देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी और भी रोज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलम 1 और कॉलम 2 अभी भी ये 2 खाली रोज़ हैं जो मेरे डाटा सेट में मौजूद हैं। तो मैं इनको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक को तो रिमूव कॉलम पे क्लिक कर सकता हूँ तो ये रिमूव हो जाएंगे। दूसरा, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँ, दूसरे कॉलम को भी सेलेक्ट कर लूँ और मैं यहाँ से रिमूव कॉलम के पे क्लिक करूँ तो ये कॉलम्स भी जो है ये भी दोनों रिमूव हो जाएंगे। अब मेरे डाटा के अंदर अप्लाइड स्टेप्स के अंदर एक और स्टेप आ गया कि जी मैंने कॉलम्स भी रिमूव कर दिए। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो डाटा है वो अब किस तरह से हो गया है। इंडेक्स है सबसे पहले, दूसरे नंबर पे डेट है, तीसरे नंबर पे यूनिट सोल्ड, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स प्राइस, और सारा कुछ जो है ना उसी तरह से आ रहा है और एंड तक हमारे पास डाटा कंप्लीट है। अब हम और भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डाटा आ गया है तो डाटा के साथ उसने कहा है कि ये 1 2 3, जिसके साथ 1 2 3 लिखा होता है वो नंबर होता है, वो न्यूमेरिकल डाटा होता है। इसको मैं डेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, मैंने अगर इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे आ रही होती है जी डेट, डाटा टाइप, होल नंबर। मैं यहाँ से क्लिक करके इसको डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल्स, होल नंबर्स, परसेंटेज, डेट, टाइम और डेट इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। चलें इसको डेट में कन्वर्ट करता हूँ जो कि मेरी रिक्वायरमेंट भी है, तो मैंने इसको डेट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें चेंज टाइप के अंदर ही वो आ रही है चीज़। ठीक है, मैं अगर इससे पहले पे क्लिक करूँ, चेंज टाइप पे क्लिक करता हूँ तो ये नज़र आ रही है। मैं रिमूव्ड कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे डेट उसी तरह से नज़र आ रही है। तो बेसिकली जो सब स्टेप्स आप अप्लाइड कर रहे होते हैं वो यहाँ पे सारे आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने डाटा इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। नाउ यू कैन सी योर डाटा, और ये सारा का सारा डाटा जो है वो हम लोग क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। जब आप इसे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे और आपका डाटा अपडेट होगा तो जनाब इस तरह से हमारे पास ये वही वाला सारा डाटा जो है वो शीट 2 के अंदर भी आ गया। शीट 1 भी है, शीट 2 भी है। तो मूविंग फॉरवर्ड हम कुछ और चार्ट्स जो हमने मिस कर दिए थे या छोड़ दिए थे उनको भी एक क्विकली डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड द सेक्शन ऑफ चार्ट्स। हमारे पास ये वाटरफॉल चार्ट होता है, हमें ये बताता है कि हमारा जो टोटल है वो किस तरह से बना हुआ है और उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट कितना कितना है। इसके लिए हम लोग नए डाटा शीट के अंदर से सिटीज़ को प्लॉट करते हैं और इसके साथ टोटल सेल्स को प्लॉट करते हैं। तो हमें ये बता रहा है कि देखें ये कराची है, ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है, ये कोयटा है। तो हमारा जो टोटल है हमारा टोटल बार, ये हमारी टोटल सेल्स है, इसके अंदर कौन कौन सा कितने कितने जो है वो कंपोनेंट्स में दे रहा है। अब क्योंकि ये जो है बेसिकली सारी ही सिटीज़ में हमारे पास एक जैसा ही तकरीबन वॉल्यूम है, सेल्स की अमाउंट इतनी है, तो हमें शायद एक जैसे स्टेप्स लग रहे हैं। लेकिन चलें अगर मैं सिटीज़ को छोड़ता हूँ, मैं कैटेगरीज़ की बात करता हूँ और कैटेगरीज़ के हिसाब से उसको प्लॉट करते हैं। तो देखें हमारे पास टोटल बार इधर बनी हुई है, ये ब्लू कलर की जो बार है, और उसके बाद ग्रीन कलर जो है ये हमें बता रहा है कि कौन सी जो है लैपटॉप की कितनी सेल्स है, मॉनिटर, रूटर, ग्राफिक कार्ड्स, प्रिंटर और एचडीडी जो है ये कितने हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये टोटल को एंड ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएँ विजुअल को फॉर्मेट करने की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डाटा लेबल्स आ रहे होते हैं। चलिए डाटा लेबल्स तो डालते हैं पहले। उसके बाद कॉलम्स के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट कॉलम्स के कलर्स मिल जाएंगे। अगर इंक्रीज़ है तो दिखाना क्या है, डिक्रीज़ है,
और टोटल का जो चार्ट है, टोटल कॉलम को अगर हम लोग यहाँ से गायब कर दें तो ये हमें बता देगा कि कौन कौन सा जो है वो कितना कितना बना हुआ है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, डाटा लेबल्स हैं, डाटा लेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वैल्यूज़ देखनी है, वैल्यू की फॉर्मेटिंग है। डिस्प्ले यूनिट इसका क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ जी थाउजेंड्स में डिस्प्ले यूनिट दिखा दें। डेसिमल की वैल्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका कोई बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसका ऑन कर देते हैं तो वो हमें वैल्यूज़ जो है वो बैकग्राउंड में नज़र आ रही हैं। तो ये वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग है जो हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली ये होता एक बार ग्राफ है जिसमें टोटल का पूरा बार बन रहा होता है और फिर उसके बाद सेपरेट करके ना वो हमें हर बार का बताता है कि कितना है। कैटेगरी को ख़त्म करते हैं, ब्रांड्स के साथ देखते हैं कि ब्रांड के साथ हमारा बार चार्ट कैसे बन रहा है। तो ये एक वाटरफॉल चार्ट इस तरह से बन रहा है। और बेसिकली मैं इसके साथ देखना चाहूँ कि भाई हमारे हर सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स की हैं, तो मैं सेल्स पर्सन को टिक करूँगा तो हमारे पास हर सेल्स पर्सन का जो है वो ये हमारे पास वाटरफॉल चार्ट आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक और चार्ट है जो हमें टोटल भी बताता है कि टोटल क्या है और उसमें हर एक टोटल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। इसी तरह से एक और चार्ट होता है जी जिसे हम कहते हैं फनल चार्ट। फनल चार्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि आइटम्स के अंदर जो कंपैरिजन है वो कितना है। बेसिकली फनल चार्ट होता है जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है ना उसका फनल चार्ट बना लेते हैं कि हमारी सेल्स कितनी थी, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है और सेलिंग एडमिन एक्सपेंस कितने हैं और एंड पे प्रॉफिट कितना है। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस निकलते हैं और टैक्स निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है और एंड पे हमारे पास जो है वो बच जाता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो हमें फनल करके बताता है कि इन्फॉर्मेशन में कितना कितना डिक्रीज आता चला जा रहा है। खैर अभी हम फनल चार्ट यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। फनल चार्ट में हम बनाते हैं जी कुछ भी बना सकते हैं। वो जो भी वैल्यूज़ होंगी उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ऊपर और उसके बाद नीचे 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 छोटी छोटी वैल्यूज़ दिखाता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेल्स और सेल्स के साथ हम लोग प्लान कर लेते हैं ब्रांड को। तो वो हमें ये बता रहा है भाई कि ये जो ब्रांड है ये इस तरह से है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये हमारी 100% सेल्स है। उसके बाद हर एक जो है असूस, HP, एप्पल ये जो है ये इस तरह से कम होती होती नज़र आ रही है। बेसिकली ये जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की एग्जांपल दी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादातर जो है ये प्लान होता है। फनल चार्ट भी जो है ये भी आप स्पेसिफिक टाइप की जो है ना वो वैल्यूएशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि चीज़ कितनी थी और उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट्स कितने कितने परसेंट में उसके जा रही है। देखिए सबसे छोटा कंपोनेंट उसने बताया 1.7% है और सबसे बड़ा कंपोनेंट 100% है। अब इसके अंदर बाइफर्केशन और जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट होता है। स्कैटर चार्ट जो होता है वो हमें बताता है कि चीज़ें स्कैटर्ड कैसे हैं आपके, इज देयर ए रिलेशनशिप। बेसिकली ये एक्स और वाई के अंदर जो वैल्यूज प्लॉट होती हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं सेल्स और साथ में प्लॉट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपको तो एक ही वैल्यू नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम कभी सेल्स को लिखते हैं सेल्स को वो सम कर देता है और जब भी हम कभी वाई को लिखते हैं वाई को वो सम कर देता है। हम सम की बजाय इसको कहते हैं डोंट समराइज और वाई को भी कहते हैं कि डोंट समराइज। तो हमारे पास सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के दरमियान में एक बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन नज़र आ रहा है। देखें ये इस पॉइंट को अगर हम देखें, इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं तो हमें टूल टिप में आएगा कि इस पॉइंट की जो सेल्स है दिस इज़ वन सिंगल सेल। ये जो 1 लाख सेल्स का डाटा है तो 1 लाख डॉट्स हैं इस वक्त जो हमारे पास इस प्लॉट के ऊपर नज़र आ रही हैं और हर डॉट ये बताती है कि सेल्स क्या है। तो हर डॉट एक सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेल्स इस पॉइंट की जो सेल्स है वो 14,42,000 की है। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 10 लाख और 2,500 है। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक्स और वाई में स्कैटर प्लॉट बना के अगर आप थोड़ा याद करें तो स्कैटर प्लॉट हमें ये बताता है कि जो चीज़ एक्स में है और जो वाई में है इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो हमें एक बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न नज़र आएगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है लेफ़्ट टू राइट। इसे हम डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। यानी कि जब सेल्स ज़्यादा होती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो चीज़ आप महंगी बेच रहे हैं वो आपको आई भी तो महंगी होगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ये जनाब एक लाइन है जो हमें पैटर्न बताती है कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के दरमियान में क्या पैटर्न है। तो स्कैटर डायग्राम 2 पॉइंट्स को आपस में स्कैटर करके बताने के लिए जो है ना वो आती है, इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसमें हम लोग और भी वैल्यूज़ कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यूस वैल्यूज़ होंगी तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं हमारे सेल्स पर्सन जो है, सेल्स पर्सन का नाम, अब ये नाम जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये एक नंबर है। इस वजह से ये नंबर जो है ये हम प्लॉट नहीं कर सकेंगे। अब इसको कैसे डील करेंगे, मशीन लर्निंग में ये कैसे इस्तेमाल होगा, ये हम उस वक्त जाके देखेंगे। ठीक है जी। इसमें कोई भी ऐसी कैटेगरी हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर सकते जो कि बेसिकली एक नंबर ना हो। दैट्स इट। मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी सारे चार्ट्स इसमें डिस्कस कर लिए और इन चार्ट्स को समझना भी आपने कर लिया है। अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं विच इज़ डाटा मॉडलिंग। डाटा को
प्रेजेंट करना, उसके चार्ट्स और ग्राफ्स बनाना तो एक इजी टास्क है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, हम लोगों ने इसमें डिफरेंट डाटा प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स पढ़ी हैं, डाटा प्रेजेंटेशन के डिफरेंट रूल्स पढ़े हैं, डाटा स्टोरी टेलिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं। लेकिन आगे जब हम देखेंगे कि डाटा हमने कहाँ से लेना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है और उसको लोड कैसे करना है, तो एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड ऑफ डाटा, ETL, ये एक शॉर्टकट इस्तेमाल होता है डाटा को डिफरेंट सोर्सेज से गैदर करने में और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना है आपने अपने रेलिवेंट डाटा में और उसके बाद उसको लोड करना है। ठीक है जी। तो ये हम लोग इसकी तरफ ग्राफिकेशन की तरफ दोबारा वापस भी आएंगे जब हम कुछ और मज़ीद ग्राफ्स कर लेंगे, तो फिर हम इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स और इस तरह की चीज़ें बनानी भी सीखेंगे।